कल हमारी बात एक जगह पर आकर रुकी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो 22 दिसंबर के बाद इस साल के 8-9 दिन शेष रह गए हैं, इसमें आप ये एनालाइज़ करें कि पूरे साल में आपको क्या करना था, क्या आप नहीं कर पाए और क्या आपने कंप्लीट किया। दैट मीन्स कि आप कहाँ फेल हुए, कहाँ पर आप सक्सेसफुल हुए और कहाँ पर किन कामों को आपने हाथ तक नहीं लगाया और आने वाले साल की क्या-क्या टारगेट्स आपके हैं, इनको आप एनालाइज़ करें और उनके बारे में थोड़ा-सा सोच-विचार करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ कि जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है। 2025 जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे लग रहा था कि हाँ, 2025 स्टार्ट हुआ है, ये कैसे खत्म हुआ, कितने जल्दी खत्म हुआ है इसके बारे में तो यानी ये मेरी कल्पना से परे था। शायद ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे-जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे ये जो टाइम है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलते जाता है। इसके कई पहलू होते हैं बिकॉज़ ऑफ कि हम लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं तो हमको टाइम का पता नहीं चलता। बट याद रखिएगा कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली यदि आप इसको देखेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो साल हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीतने लगे हैं। तो याद रखें कि यदि आप अपने टारगेट के लिए आज से नहीं जुड़े हैं या फिर आज से नहीं जुटे हैं, तो आने वाले टाइम में आपके टारगेट को कोई और कंप्लीट कर कर ले जाएगा। दैट मीन्स आपका जो सपना है ये सपना ना रह जाए, इसके लिए आवश्यक है कि आज ही से आप प्रयास करना चालू करें। इवन अभी से आप प्रयास करना चालू करें। मैंने कल आपको बोला था कि एक्चुअली में इस पूरे साल में आपने क्या-क्या किया है, कहाँ पर आप सक्सेसफुल हुए हैं और कहाँ पर आप फेल हुए हैं। मैं बार-बार 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक है सक्सेसफुल, एक है फेल। बिकॉज़ ऑफ कि आपको पता होना चाहिए कि भई मेरी स्ट्रेंथ क्या-क्या है और साथ में मेरी जो वीकनेसेस हैं ये क्या-क्या है। यदि आपको ये पता होती हैं, तो आने वाले टाइम में आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, उसके बदलने की कैपेबिलिटी आप में विकसित कर सकते हैं, आप खुद ही, किसी और की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो याद रखें कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालें इस साल को खत्म होने से पहले, ताकि आपको मालूम चले कि आने वाले साल में आपको किन बुराइयों से या फिर यूँ कहा जाए कि किन वीकनेस से आपको लड़ना है, किन से फाइट करनी है और कैसे आपको ग्रो करना है। बात समझे? ये पूरी की पूरी बातें आप मुझसे शेयर करेंगे, यानी कि जब हम सेशन ले रहे होंगे तो वहाँ पर आप मुझ मेरे साथ शेयर करेंगे कि सर ये मैंने किया है इस साल और ये मेरे फेलियर्स रहे हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है, ABHISHEK कुमार ज्योग्राफी, है ना? ये यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा कई लोगों का ये कंसर्न आ रहा था, कई स्टूडेंट का, कि सर न्यूज़पेपर आप लगा रहे हैं इट्स ओके बट इसको यदि आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएँ, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई मैं न्यूज़पेपर इसलिए लगा देता हूँ ताकि आपके सामने न्यूज़ रहे। आप ये ना समझें कि मालूम नहीं कहाँ से करा रहे हैं। ये होता है कई बार। तो इसीलिए मैं पूरा न्यूज़पेपर लगाता हूँ कि भाई ये है न्यूज़ और इसको मैं कवर करा रहा हूँ। इसके बाद यदि आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स मैं बोलता हूं, पहले स्टार्टिंग में मैं बोलता था कि भाई पॉइंट लिखो, नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं है, बट याद रखिएगा कि इसी की जो पूरी पूरी समरी है, इसी के जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपको आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो या फिर दिस सेशन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में यहां पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके 40-45 मिनट बाद आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। और यदि मान लीजिए कई बार तो ऐसा भी हो जाएगा कि सेशन स्टार्ट हुआ उसी के टाइम मैंने आपको पीडीएफ अपलोड करा दी, ताकि आप उस पीडीएफ को सामने रखकर बैठें और साथ में ये सेशन देखते जाएं। तो पॉइंट दर पॉइंट पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, बट जितना डेटा उसमें होगा वो पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन बुलेट पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ये साथ में जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे यदि मान लीजिए स्टैटिक का कोई डेटा आ गया या फिर मान लो कोई सर्वे हुआ उसका कोई डेटा आ गया, तो उसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी वहां पर अवेलेबल आपको करा देता हूं। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आपको मिलेगी। आपको नोट्स यदि बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं है, आती है प्रॉब्लम, बट याद रखिएगा जहां पर लिखने की आवश्यकता है वहां पर आप लिखें। जैसे कि इस बात को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा कि यदि मान लो ऐसे वाला कोई चैप्टर आता है, ऐसे निबंध,
मैं जिस भी टॉपिक को बोलता हूं कि ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप ये प्रयास करें कि उसको लिखने का प्रयास करें कि भाई यदि ऐसे में आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा। इससे पहले मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन किए, 2-3 सेशन में 2-3 मेंस के क्वेश्चन दिए मैंने आपको, और वहां पर मैंने बोला था कि आप इनकी आंसर राइटिंग करें और मुझे आप सेंड भी करें। याद रखो, इस सेशन को करने का जो मेन उद्देश्य है यह है कि मैं आपकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा सकता हूं। मैं जितना समर्पित होकर पढ़ाऊंगा, आप उतने समर्पित होकर पढ़ेंगे, और आप जितने समर्पित होकर पढ़ेंगे, मैं अगला सेशन उतने समर्पण के साथ लाऊंगा, उतनी नई चीजें मैं करने का प्रयास करूंगा। मैंने जब यहां पर मेंस के क्वेश्चन दिए थे तो एक या दो लोगों ने मुझे ये सेंड किए। आप जरा सोचें कि मैं डेली ये सेशन कर रहा हूं, ये 3rd मंथ चल रहा है, मैंने इस मंथ से क्वेश्चन देना चालू किए मेंस के, और उसमें किसी ने भी मुझे यानी ये जो आंसर राइटिंग है करके नहीं दी। दैट मीन्स कि सीरियस स्टूडेंट का रेशो बहुत ज़्यादा कम है। तो यदि आप भी उन सीरियस स्टूडेंट में से एक हैं तो याद रखें कि जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा यथासंभव सीरियसली ले। बात समझ में आई? चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 ऑफ दिसंबर का आज का द हिंदू का सेशन। यदि सबसे पहले आप न्यूज देखेंगे तो देखना भाई, इसमें बताया गया है कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में कुछ ट्रेड टॉक्स हुई हैं, और ये जो ट्रेड टॉक्स हैं ये किससे संबंधित है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यदि आप इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया के जो पीएम थे, यानी कि पीएम हैं नरेंद्र मोदी, ये 3 राष्ट्रों की विजिट पर थे, जिनमें ओमान, इथोपिया और साथ में जॉर्डन। इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा है कि इनके साथ मल्टीपल टाइप की ट्रेड डील साइन हुई हैं, इकोनॉमिक ट्रेड डील साइन हुई हैं। और यदि आप इसमें देखेंगे तो एक सेक्टर को बस हमने छोड़ा था, ये था डेयरी सेक्टर। बाकी इन सभी को लेकर जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इकोनॉमिक ट्रेड में आपने सी पोर्ट्स को लेकर यहां पर चर्चा की है, साथ में सी रूट को लेकर यहां पर डिस्कस किया गया था, यानी कि मल्टीपल टाइप के डिस्कशन इन सभी में हुए थे। ऐसा ही एक और डिस्कशन न्यूजीलैंड के साथ आया है। भाई न्यूजीलैंड में क्या क्या नया देखने के लिए मिला है और किस किस प्रकार के ये एग्रीमेंट्स हैं, क्या वर्क वीजा की यहां पर बात की गई है उसके बारे में हम देखेंगे। आफ्टर दैट इस न्यूज के बारे में हम नहीं देखेंगे, ये पॉलिटिक्स से संबंधित न्यूज है, थोड़े इंसिडेंट हुए हैं। डायरेक्टली हम आएंगे कहां पर, नेक्स्ट पेज पर। और यदि यहां पर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट में इन जो एक फैसला है ये आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है, क्या है इसके बारे में हम देख लेंगे। आफ्टर दैट आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे लगा आज का, वो क्या था भाई, राइट टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट, इस बिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक प्राइवेट मेंबर बिल है। क्या होता है राइट टू डिस्कनेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पर हम हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की मिड एज में, और यदि और ज्यादा इसको थोड़ा अच्छे इससे मैं बताऊं तो कोविड के बाद हमारी जो वर्क प्लेस है, या फिर यूं कहा जाए कि जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें जो चेंजेस आए हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये ज्यादातर आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें राइट टू डिस्कनेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है प्रेजेंट टाइम में भी, बिकॉज ऑफ ये अभी इंडिया में तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट इसको लेकर बातचीत चल रही है कि राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। वर्ल्ड के कई ऐसे नेशन हैं जहां पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है, और वर्ल्ड के कई ऐसे नेशन हैं जहां पर इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। इंडिया में अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बट राइट टू डिस्कनेक्ट क्या होता है ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। पुतिन के इंडिया विजिट पर यहां पर बात की गई है, जिसके बारे में बहुत बार हमने डिस्कस किया है, बट अभी ओवरऑल हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा भाई, सबसे पहली न्यूज पर यदि हम आते हैं तो इसमें बताया गया है इंडिया न्यूजीलैंड कंक्लूड ट्रेड टॉक्स। क्या है ये न्यूज? तो याद रखना कि अभी हाल फिलहाल में हमारे जो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और साथ में न्यूजीलैंड के जो मिनिस्टर हैं टॉड मैकले, इन्होंने न्यू दिल्ली में मीटिंग की मंडे को, और इनके बीच में बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए, बहुत सारे एमओयूज पर इन्होंने साइन किया। अप्रोक्सीमेटली यदि इसका आप बजट निकालोगे तो याद रखना कि 5 बिलियन ये ट्रेड करने का यहां पर फैसला लिया गया है, और अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान यहां पर किया गया है। 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की यहां पर बात की गई है कि भाई आप हमारे यहां 5,000 लोगों को एवरी ईयर एम्प्लॉयमेंट वीजा दोगे, या फिर यूं कहा जाए कि वर्क वीजा दोगे, जिसका जो टेन्योरशिप है ये 3 इयर्स का रहेगा। बात समझे? अब क्यों हो रहा है ऐसा? साथ में जो टैरिफ है इसको 50% तक इंपोज किया गया है यूएस के माध्यम से, यानी कि यूएस
के कंपैरिजन में अब ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी ये सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले यदि आप देखोगे तो एक बात आती है कि भारत मल्टीपल नेशन के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट कर क्यों रहा है, साथ में ये जो बार बार वर्क वीजा की बात आ रही है ये क्यों हो रहा है, और बार बार ये जो टैरिफ है इसकी क्यों बात हो रही है। देखना कि ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है ये हमारे लिए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, एज वेल एज यदि आप देखोगे तो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के सिनेरियो में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप देखें तो हमारे यहाँ जो वीजा पॉलिसीज हैं उनको लेकर भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली हम इस चैप्टर में 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और यानी कि इस सेशन में अभी ये जो न्यूज आई है इस सेशन में हम 3 बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये 3 बातें कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, सबसे पहले कि भारत क्यों मल्टीपल नेशन के साथ ये जो ट्रेड डील है या फिर ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम बोल सकते हैं ये साइन कर रहा है। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट कि भाई पहले आप देखो ओमान के साथ, जॉर्डन के साथ, इथियोपिया के साथ, इन सभी के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट या फिर ट्रेड डील साइन की। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ हमने पहले कर चुकी है, और रशिया की बात आई है तो फिर आप देखोगे कि जो वर्क वीजा की यहां पर बात होती है, हम वर्क वीजा को क्यों यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वर्क वीजा दैट मींस कि जो इंडिया से लोग न्यूजीलैंड में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको वर्क वीजा भी दिया जाएगा, और जिसका जो टेन्योर है यहां पर बताया गया है कि ये 3 साल की लिमिट रहेगी। साथ में हम क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, फ्री ट्रेड पर यहां पर कंसंट्रेट हो रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले याद रखना कि असल में जो इंडिया है ये अपने पूरे के पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और अपनी जो डिपेंडेंसी है ये यूएस पर कम करना चाहता है। यूएस या फिर यूं कहा जाए कि जो वेस्टर्न नेशन है यहां पर, बट ऑब्वियस सी बात है कि जो डोमिनेंस है ये यूएस का है। हम अपनी डिपेंडेंसी किसी एक नेशन पर कम करना चाहते हैं। यहां पर एक और बात आ जाएगी, चाइना का डोमिनेंस। ये चाइना का डोमिनेंस क्या है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी मैं 5 मिनट के अंदर इसको क्लियर करूंगा। देखिएगा, यदि आप किसी भी नेशन में जाते हैं, किसी भी नेशन में जाने पर आप ये देखोगे कि भाई वहां पर वस्तु का मूल्य कितना है। मान लेते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन में हमारे यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा है। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है ये ज्यादा तो है, बट इसकी जो कॉस्ट है ये भी हमारे लिए कुछ ज्यादा निकल के आती है। उतनी ज्यादा नहीं है बट हाँ कुछ ज्यादा निकल के आती है। हम बोल रहे हैं कि भाई हम अपने यहाँ के जो एक्सपोर्ट है इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, दैट मीन्स हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ेगी। अब चीजों का उत्पादन ही, प्रोडक्शन ही यदि मान लीजिए ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो आपको ये बात पता है कि प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ने पर जो कीमतें हैं ये क्या होती हैं, ये कम होती हैं। यानी कि यदि प्रोडक्शन बढ़ा है तो जो कॉस्ट होगी ये क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, होता भी होगा ना कि यदि मान लीजिए आपने बकेट में सामान लिया है, यानी कि यदि आपने थोक में सामान लिया है तो आपको कम प्राइस में दिया जाता है। यदि मान लीजिए एक वस्तु लेते हैं आप तो आपको ज्यादा प्राइस पे करना होता है। ये सभी जगह पर वर्क करता है। यदि मान लीजिए प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है जो कॉस्ट है ये कम हो जाएगी। तो इसीलिए पहला सिनेरियो तो ये आया कि भाई हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब कोई हमसे खरीदेगा। यदि चीजों की जरूरत ही नहीं है और हमने प्रोडक्शन कर लिया तो वो लॉस में जाएगा ना, यानी कि हम लॉस में चले जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। यदि प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। ये कैसे होगा, जब वर्ल्ड के अलग अलग नेशन के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट एक्टिविटी है ये बढ़े। एक्सपोर्ट एक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब हमारे यहां कॉस्ट कम होगी। यानी कि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो याद रखना कि हम ट्रेड डील इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप हमसे सामान लें। कौन कौन से सामान लेंगे तो यहां पर मेंशन है, ठीक है, आप हमसे सामान लें, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, जितनी भी कंपनी हो सकती हैं, शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, ये सब आप हमसे खरीदें। जब आप हमसे खरीदेंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने पर कीमत कम होगी, और कीमत अभी किसकी कम है, यदि आप चाइना के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो चाइना के प्रोडक्ट की कीमत वर्ल्ड लेवल पर सबसे कम है। दैट इज वाई चाइना का जो प्रोडक्ट है ये यूएस तक जाता था। अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बट यदि ओवरऑल आप देखेंगे तो जो चाइना के प्रोडक्ट की कीमत है ये कंपैरेटिवली इंडिया के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कम है, चाइना के प्रोडक्ट की कीमत। तो यहां पर जो चाइना का डोमिनेंस है इसको भी हमको टैकल करना है।
पहला कारण तो ये हुआ कि भाई हम इथोपिया, ओमान, जॉर्डन, रशिया और साथ में न्यूजीलैंड, मल्टीपल नेशन के साथ हम ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि भाई कुछ चीजें आप हमसे लेना चालू करो। जब कुछ चीजें आप हमसे लेना चालू करोगे तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है ये बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और हम आपको कम कीमतों में सामान दे पाएंगे। ये जब भी पॉसिबल है जब मल्टीपल नेशन के साथ हम ट्रेड करें, पहली बात। दूसरी बात, तो पहला हो गया चाइना के डोमिनेंस को कम करना, दूसरा हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको कम करना, और तीसरा डायमेंशन निकल के आता है कि भाई अभी तक हमारा जो ट्रेड है ठीक है, ये कुछ नेशन पर, नाम नहीं लेंगे पर हाँ कुछ नेशन पर ये डिपेंडेंट है कि यदि मान लीजिए कल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताता हूं कि आपके गली मोहल्ले कॉलोनी में एक शॉप है, तो आप ये प्रयास करते हैं कि मैं अकेला इस शॉप के से सामान ना लूं, बिकॉज ऑफ यदि मान लीजिए कल को ये शॉप बंद हो गई या फिर कल को इस शॉपकीपर से मेरे जो रिलेशन है ये बिगड़ गए, तो इस कंडीशन में जो मेरा रिलेशन है ये दूसरी शॉप वाले के साथ भी तो होना चाहिए। इसीलिए आप एक शॉप से परमानेंट सामान लेते हैं, बट बीच बीच में कहीं और भी आप जाते रहते हैं ताकि उन शॉपकीपर्स के साथ भी आपके जो रिलेशन है ये अच्छे हों। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप अपनी डिपेंडेंसी को एक शॉप पर नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि भाई किसी एक पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जब ये बात हम जान रहे हैं तो याद रखो कि वर्ल्ड लेवल पर जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कुछ नेशन पर या किसी एक नेशन पर किस प्रकार से डिपेंडेंट रह सकते हैं। इसीलिए किया यह जाता है कि भाई हर एक नेशन अपना जो ट्रेड है, अपना जो व्यापार है, इसको डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करता है कि भाई मैं किसी एक पर डिपेंडेंट ना रहूं। यदि मान लीजिए जैसे मेरा जो ट्रेड है ये चल रहा है यूएस के साथ, और यूएस के साथ बहुत एक्सपोनेंशियली मैं ग्रोथ कर रहा हूं, तो मैं ये प्रयास करूंगा कि यदि मान लो यूएस कल को ट्रेड बंद कर भी देता है तो मुझ पर इसका इंपैक्ट ना आया, बिकॉज ऑफ कि मेरा अदर के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये भी चल रहा है और उसी सिनेरियो से, उसी रफ्तार से मैं ग्रो कर रहा हूं। दैट इज वाई दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि भाई ट्रेड को डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा है। यानी कि पहला तो हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, दूसरा हो गया कि अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए डाइवर्सिफाई कर रहा है कि मैं किसी एक पर डिपेंडेंट ना रहूं, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, निर्भरता को कम करने के लिए। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि याद रखो कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाए जाने पर अब हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी भी शेयर करें, मशीनरीज भी शेयर करें। और दूसरी बात है कि यदि मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जहां पर पहले एक इंडस्ट्री में 100 लोग काम कर रहे थे, 100 वर्कर्स थे, अब ज्यादा वर्कर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो वर्कर्स की जरूरत, दैट मींस क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। उतने वृहद लेवल पर, उतने बड़े लेवल पर नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जो एम्प्लॉयमेंट है उसके जनरेशन में भी तो हमारी भूमिका रहेगी कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कर सकते हैं। तो तीसरा डायमेंशन हुआ कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट का भी यहां पर काम कर रहे हैं। अब जरा देखना कि ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात मैंने की है, ये एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, बिकॉज ऑफ जरा प्रैक्टिकलिटी में होकर सोचो, पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट जाओ। प्रैक्टिकलिटी में यदि आप सोचेंगे तो आप जरा सोचें कि 1.5 बिलियन हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है। यदि चाहे भी तो सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। 1.5 बिलियन ओवरऑल पॉपुलेशन है। यदि इसमें से वर्किंग पॉपुलेशन हम ले लेते हैं तो मान लेते हैं कि 50% हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, याद रखिएगा कि इसमें से हम सभी को क्या गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं? क्या सभी स्किल्ड हैं? आंसर इज नो। या तो स्किल्ड होंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, और यदि मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब उतनी ज्यादा नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कम होती जा रही है। तो किस प्रकार से आप इन 70 करोड़ के आसपास लोगों को एम्प्लॉय कर देंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे इनके लिए? ये तो एक क्रिटिकल कंडीशन है ना। तो याद रखो कि इनके लिए हम बहुत हद तक प्रयास करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जब डाइवर्सिफिकेशन होगा हमारा व्यापार, जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बट इसमें से भी कई लोग ऐसे रह जाएंगे जो कि स्किल्ड हैं और उनको अपनी योग्यता के अनुरूप यहां पर कॉस्ट नहीं मिल रही है। तो उनके लिए हमने दूसरा सेगमेंट निकाला कि भाई एक काम करो, और साथ में हमारे जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं ये अक्सर बाहर पढ़ने के लिए भी जाते हैं। बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर अपना छोटा मोटा खर्च चलाने के लिए ये जॉब भी करने लगते हैं, बट एक्चुअली में इनके पास वर्क वीजा होता नहीं है। पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, जैसे जर्मनी में आप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, न्यूजीलैंड में जाते हैं, तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल या कॉलेज लाइफ के अलावा आपके पास जो भी समय बचा है आप उसमें अपना जॉब कर सकते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे, उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट कर दी जाएगी। बट यहां पर याद रखना कि वर्किंग वीजा की बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ रहती है कि यदि
कहीं पर हमको जॉब करने के लिए जाना है तो वर्किंग वीजा उतने इजिली अवेलेबल नहीं होता। अब जितने भी देशों के साथ हम टाई अप कर रहे हैं वहां पर हम ये भी बात बोल रहे हैं कि भाई हम वर्किंग वीजा, आप हमारे साथ वर्किंग वीजा एमओयूज भी साइन करिए। इससे होगा क्या कि जब वर्किंग वीजा पॉलिसी हमारे यहां सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे यूएसए ने जब H1B वीजा निकाला था, यानी कि H1B वीजा के जो नियम है ये बहुत ज्यादा सख्त कर दिए थे, तो आप देखोगे कि भारत के कई परिवारों में, भारत के कई नागरिकों में क्राइसिस की कंडीशन आ गई थी। कई लोगों को पकड़ पकड़ के इंडिया भेजा गया और साथ में ये भी, यानी कि डिपोर्ट कर दिया गया। साथ में ये भी कंसर्न हुआ था कि H1B वीजा की फीस इतनी ज्यादा बढ़ाए जाने पर कई लोग स्वतः ही वापस लौट के आ गए थे कि भाई हम इसको बेयर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखो कि एक्चुअली में वर्क वीजा मिलने पर अब होगा क्या, एक तो XYZ नेशन को, जैसे हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, तो न्यूजीलैंड को चीप प्राइस पर जो वर्कर्स हैं ये अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ का जो लेबर लॉस है, हमारे यहाँ के जो प्राइजेस हैं ये बहुत ज्यादा कम है। एक तो इंडियन रुपीस भी कम है, तो याद रखना कि उस नेशन को, जैसे न्यूजीलैंड के साथ हमने किया है, तो न्यूजीलैंड को चीप रेट पर क्या मिलेगी, वर्कर्स मिल गए, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, और इन सभी का असर इन दोनों नेशन के रिलेशन पर भी पड़ेगा। साथ में याद रखो कि इसकी जो टेन्योर है ये हमने लगाई है कितनी, कि भाई कम से कम ये 3 साल का वर्किंग वीजा आप हमें देंगे, यानी कि जो इंडिया के लोग रहेंगे इनको आप 3 साल का वर्किंग वीजा उपलब्ध कराएंगे। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि भाई न्यूजीलैंड का सामान हमारे यहां आ जाए, या फिर जिस भी नेशन के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका सामान हमारे यहां इजिली बिक सके, है ना, और हमारे यहां का सामान वहां पर जाकर इजिली वहां के मार्केट में बिक सके। इसके कारण होगा क्या कि हमारा वही जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको पहले हमने कम कर लिया, बिकॉज ऑफ कि हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया। दूसरी बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी प्रकार का टैक्स XYZ नेशन ने नहीं लगाया। मेरा सामान आपके देश में गया और आपने बोला कि स्वागत है भाई, आपके ऊपर हम किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे, तो मेरा जो सामान है वो उसी प्राइस में बिकेगा जितने में वो यानी जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे थोड़ा सा बढ़ाकर मैं आपको दे दूंगा, बिकॉज ऑफ कि किसी भी टाइप का टैक्स तो लगना नहीं है। तो मेरी जो मार्केट वैल्यू है ये आपके यहां बन जाएगी। सेम थिंग कि आपके यहां का सामान मेरे यहां आएगा तो आपकी मार्केट वैल्यू हमारे यहां बन जाएगी। तो ये एक प्रकार की डिपेंडेंसी हो गई ना एक दूसरे पर। जैसे हम जापान को यदि तेल देते हैं तो जापान की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर नहीं है, बट याद रखिएगा कि यहां पर जापान और इंडिया दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। दैट इज वाई कहा जाता है कि दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर है, इसीलिए किसी और से तेल लेने पर जापान लेता भी नहीं है। तो ये क्या है, ये इंडिया जापान रिलेशन की बात करता है, यानी कि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि खून का रिश्ता है दिखता है, ठीक। तो वही वाली बात आ जाती है कि एक्चुअली में जब ट्रेड होता है तो ट्रेड का जो रिलेशन होता है ये हर एक नेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी नेशन इस रिलेशन को ब्रेक नहीं करना चाहता, और इसके माध्यम से हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये भी बहुत ज्यादा सुधरते हैं, हमारे जो सामरिक महत्व के दृष्टिकोण है ये भी बहुत ज्यादा सुधरते हैं। तो अब याद रखिएगा कि यही सब हुआ है हाल फिलहाल में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और अप्रोक्सीमेटली याद रखो कि 5 वर्षों में ये जो ट्रेड है ये 5 बिलियन तक होने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि 5 बिलियन तक इसको डबल करना है। अभी जितना भी होता है, जैसे बायलैटरल ट्रेड अभी होता है, बट 5 बिलियन इसको बनाना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली वर्तमान का दोगुना होगा। साथ में अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का भी यहां पर प्लान बनाया गया है। ये सभी बातें पीडीएफ में मेंशन होंगी, इसको आप नोट्स निकलवा के या फिर उस पीडीएफ के माध्यम से लिख के आप रख लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस मेरा ये कहना है कि उन नोट्स की फोटो कम से कम आप मुझे सेंड करें, अदरवाइज मैं जो मेंस का क्वेश्चन आपको देता हूं वो मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके आप सेंड करें। पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं ये मेंस का क्वेश्चन देना चालू करूं या नहीं करूं, बिकॉज ऑफ कि यदि मैं देना चालू करूंगा तो आपको ये आंसर राइटिंग करके मुझे डेली बेसिस पर, और यदि डेली नहीं बता पाएंगे तो बस वीक में 2-3 बार तो मुझे सेंड करना पड़ेगा, कम से कम 2 बार। तो पहले आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअली मैं ये दूं कि नहीं दूं, क्योंकि इसके लिए आप प्रिपेयर हैं या नहीं है। आप प्रिपेयर होंगे तो ही मैं इस पूरे जो इनिशिएटिव है इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। बात समझे? अच्छा, एक और बात है कि यहां पर हमने ना डेयरी को शामिल नहीं किया है, बिकॉज ऑफ कि यदि आप थोड़े समय पहले तक देखोगे, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट थे इनको हमने शामिल नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इनका उत्पादन एक अलग तरीके से किया जाता है।
यूएसए जाओगे, कई फॉरेन नेशंस में यदि आप जाते हैं तो इनका उत्पादन में एक अलग प्रकार का सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई इसमें हम इन ट्रेड एग्रीमेंट्स में डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को शामिल किया गया है। ओवरऑल कई सिनेरियोज को यहां पर शामिल किया गया है, बट डेयरी प्रोडक्ट्स को यहां पर शामिल नहीं किया गया है, इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड आप रुकिएगा भाई। बात समझ में आई? तो यहां पर याद रखिएगा कि हमने डेयरी प्रोडक्ट्स को यहां पर शामिल नहीं किया है। हमसे कई नेशन ने, जैसे यूएसए ने हमको ऑफर किया था कि भाई आप एक प्रकार से इनमें जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें आप थोड़ा एनहांसमेंट लाइए, उसके लिए भी हमने मना कर दिया था, बिकॉज ऑफ कि डेयरी प्रोडक्ट को लेकर हमारा जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। बाकी सभी बातें यहां पर मेंशन है कि 15 साल में इसको 15 साल में हमारे यहाँ ये 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। 95% तक फॉरेस्ट्री एंड वुड आर्टिकल्स की यहाँ पर बात की गई है। ड्यूटी कंसेशन ऑन आइटम्स सच एज कीवी फ्रूट, वाइन, सी फूड, चेरीज, एवोकाडो और साथ में परमिशंस, बल्क, इन्फेंट फॉर्मूला, ये सभी की बातें यहाँ पर आई हैं। बात समझे? आने वाले 5 साल में 5 बिलियन तक इसका जो ट्रेड है ये बढ़ाए जाने पर बातचीत भी हुई है। आगे आइए, आगे आने पर आप देखोगे कि बेसिकली उत्तराखंड में एक केस हुआ है, उत्तराखंड का एक फैसला आया है ना। अब इसके बारे में क्या क्या न्यूज़ेस हैं और ये हमारी यूपीएससी के सेगमेंट के अकॉर्डिंगली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा इसके बारे में देखो। उत्तराखंड गवर्नमेंट अ म्यूट स्पेक्टेटर टू लैंड ग्रैब, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। क्या कहना है इसका? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जीएस पेपर 2 एज वेल एज जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंगली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस न्यूज की मैं बात कर रहा हूं। किस सिनेरियो में इंपॉर्टेंट हो जाती है? तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में यदि आप देखोगे पॉलिटी एज वेल एज गवर्नेंस के सिनेरियो में। आफ्टर ऑल जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 3 में यदि आप देखें तो हमारा जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला चैप्टर होता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके सिनेरियो में ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये दोनों ही सिनेरियो में। बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वाला तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ना। फॉरेस्ट लैंड का ये केस है। बेसिकली यदि आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को यहां पर थोड़ी सी फटकार लगाई है। सबसे पहले क्या है ये? तो कोर्ट रैप कम्स आफ्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स बाय क्लेम टू लैंड रीवेस्टेड with government as forest. The case dates back over 4 decades, है ना। ये लगभग 2866 एकड़ जो लैंड एरिया है उसके एक्विजिशन को लेकर ये केस है। देखिएगा तो कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये शुरू होती है आज से 40 ईयर पहले, आज से 40 साल पहले की ये कहानी है। और 40 साल पहले की कहानी दैट मीन्स कि 1988 के आसपास यदि आप देखोगे, 1988 भी नहीं, 1980s के आसपास, ठीक है, यहां इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है, मैं उसको कंपाइल कर रहा हूं। 40 साल पहले लगभग 1980s के आसपास यदि आप देखें तो हुआ ये कि भाई 2866 एकड़ भूमि ये ऑफिशियली गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड के रूप में नोटिफाई किया गया था। और इस भूमि का एक हिस्सा पाशु लोक सेवा समिति, ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है इसका? पाशु कोट सेवा समिति, पाशु लोक, ठीक, इसको पशु लोक भी कहा जाता है, पाशु लोक सेवा समिति यहां पर मेंशन है। ठीक, आप मेरी बात सुन लीजिए, बाकी सभी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर 1980 में, यानी कि वर्तमान से बहुत पहले, लगभग 2866 एकड़ जो भूमि थी ये गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड के रूप में नोटिफाई की गई थी। बट इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पशुलोक सेवा समिति का एक जो संस्था है इसको लीज पर दिया गया। अब जब लीज पर दिया गया तो आगे चलकर जो मेंबर्स हैं इन्होंने पार्सल्स अलॉट कर दिए यहां पर। बाद में इस संस्था के और साथ में उसके सदस्यों के बीच में कुछ विवाद हुआ और 1984 में संस्था ने यहां पर लिक्विडेट हो गई और लगभग 594
एकड़ भूमि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्होंने सरेंडर की थी। कितने में से? 2866 एकड़ में से इन्होंने 594 एकड़ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दी। इसके बाद जो भूमि है दोबारा से फॉरेस्ट के रूप में रिवेस्टेड की गई, लेकिन 2001 में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे इन्होंने एक पुराने विवाद में, यहां पर लिखा हुआ है ओल्ड डिस्प्यूट, ओल्ड केस है ना, एक पुराने विवाद को यहां पर उठाया और इस पुराने विवाद में जो कलेक्टिव डिग्रीज थी इसको आधार बनाकर एक प्रकार से ऑनरशिप क्लेम करना इन्होंने शुरू किया। और फिर यह विवाद पहुंचा स्टेट अथॉरिटीज के पास और स्टेट अथॉरिटीज इस मामले पर चुप रही। एंड ऑफ द डे यदि आप देखोगे तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट कैन नॉट बी साइलेंट स्पेक्टर व्हेन फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग सिस्टमैटिकली ग्रैब्ड। तो कुल मिलाकर यहां पर कहा है कि भाई राज्य सरकार फॉरेस्ट और साथ में एनक्रोचमेंट के मामले में म्यूट स्पेक्टेटर बनी हुई है, मूक वक्ता बनी हुई है, वो अपना फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं इन्होंने हजारों एकड़ गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड और साथ में गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड पर सिस्टमैटिक एनक्रोचमेंट किया है। राज्य प्रशासन ने समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यहां पर याद रखिएगा जो हमारे सीजेआई हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच थी, इन्होंने कहा है कि भाई इस मामले का जो जांच है ये होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर लैंड एक्विजिशन, लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ ये मामला है। अभी इस पर लास्ट डिसीजन नहीं आया है। जैसे इस पर लास्ट डिसीजन आ जाएगा तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बस याद रखिएगा कि लैंड डिस्प्यूट प्राइवेट फर्म और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उत्तराखंड में चल रहा है, जिसको लेकर अब ये जो न्यूज है ये गहमा गहमी बनी रहेगी और आगे चलकर इस न्यूज के बारे में हमको पढ़ना पड़ सकता है। अभी आज की जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट न्यूज, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब कि इससे इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे नहीं लगती, ठीक है, आर्टिकल, सॉरी न्यूज नहीं है, ये आर्टिकल है। और क्या कहता है ये आर्टिकल? राइट टू डिस्कनेक्ट ड्रॉइंग द लाइन आफ्टर वर्क। सबसे पहले तो देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू डिस्कनेक्ट और इसकी यूपीएससी रिलेवेंसी क्या है। देखिएगा भाई, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। देखिएगा कि आपको मालूम होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो विंटर सेशन है ये चल रहा है। यहां पर मल्टीपल टाइप के जो बिल हैं ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक बिल है हमारा राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। यूपीएससी में कहां पर रिलेवेंसी है? तो आपने आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा होगा, ठीक है। यूपीएससी रिलेवेंसी की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपने आर्टिकल 21 पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमको राइट टू लिव के बारे में बताता है, यानी कि जीवन जीने के अधिकार के बारे में हमको बताता है। साथ में याद रखिएगा कि जीवन जीने के अधिकार में मल्टीपल टाइप के आपको अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आर्टिकल 19 हमको बोलता है राइट टू स्पीच और साथ में एक्सप्रेशन, और ऐसे फंडामेंटल राइट हमको बहुत सारे प्राप्त हो जाते हैं। तो याद रखना कि यहां पर जो आर्टिकल 21 है इसकी क्यों बात की गई है, बिकॉज ऑफ कि यदि प्रेजेंट टाइम में आप देखो कोविड के बाद से ना इस पूरी दुनिया में और खासकर भारत में बहुत सारे चेंजेस आए। ये जो चेंजेस हैं ये कई बहुत ज्यादा अच्छे हैं और कई बहुत ज्यादा खराब हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक, कि यदि मान लीजिए आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं या फिर मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करना क्या है भाई? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करना यह है कि बस सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है। या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो, सॉफ्टवेयर बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, जो भी आपको लेना है। इनको करना क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म करना है, वेबसाइट डिजाइन करनी है, या फिर फ्रंट एंड पर काम करना है या बैक एंड पर काम करना है। यदि मान लीजिए इनके पास रिसोर्सेस हैं,
कि भाई मुझे बस रिसोर्सेज दे दो, लैपटॉप दे दो, जो जो इक्विपमेंट मुझे जरूरी है वो आप दे दो, मैं तो कहीं पर भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लूंगा, मैं कहीं पर भी बैठकर काम कर लूंगा। तो कितनी अच्छी बात हुई कि कोविड में, कि भाई जहां पर पहले ये बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, साथ में नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, यहां पर इनको शिफ्ट होना पड़ता था, अब कंपनी ने कहा कि भाई हम अपना एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाएं, एक काम करो कि आप घर में रहो। कुल मिलाकर कंपनी को किससे मतलब है? काम से। आप हमको काम करके दे दो, अपनी सैलरी लो, आप घर में रहो। तो इसको क्या कहा गया? वर्क फ्रॉम होम। बात समझिए, यानी कि जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है ये आ गया, बहुत अच्छी बात है। बट याद रखिएगा कि इसी में कई ऐसे सेगमेंट उभरे जो कि बिल्कुल न्यूली कहा जाए कि कॉरपोरेट हुए थे। अब जो न्यूली कॉर्पोरेट हुए थे, वो न्यूली कॉर्पोरेट होने का मतलब कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को उतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं किया। यदि आप इन्हीं में देखेंगे तो वर्क फ्रॉम होम आया, बट इसी के साथ एक सोच ने भी जन्म लिया कि भाई आप तो घर में बैठे बैठे काम कर रहे हो, तो आप तो कभी भी काम कर सकते हो। यानी कि यहां पर आप देखोगे कि हमारे यहां कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जो 24/7 वर्किंग होते हैं। 24/7 मीन्स यदि ये जॉब से घर चले भी गए हैं तो फिर बॉस फोन उठाकर बोल देगा कि सर आप ऐसा ऐसा कर दीजिए, सर ऐसा कर लो। इवन कई केसेस में आपने देखा होगा, यदि आप कभी जॉब करते हैं या फिर आपके यहाँ जो प्राइवेट फर्म के कोई होंगे, तो छुट्टी लिए हुए हैं और छुट्टी के दिन भी लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ कि बॉस ने कह दिया या फिर किसी कलीग ने कह दिया कि यार घर ही में तो बैठे हो, ये छोटा सा काम कर दो, तो लेके बैठे हुए। तो यहां पर हम क्या स्वतंत्र हैं, या फिर हमको जो आजादी, हमको जो इंडिपेंडेंसी मिलनी चाहिए एक जॉब में, वो हमको मिल रही है? और यदि मान लीजिए इस बीच आपने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया कि भाई अभी मैं छुट्टी पर हूं, मैं अपना मोबाइल ऑफ कर देता हूं, तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल कंडीशन मानी जाएगी। हो सकता है कि आपको जॉब से भी निकाल दिया जाए कि भाई आप इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, मोबाइल ऑफ कर लेते हैं आप। तो याद रखिएगा कि बेसिकली ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिला कब? कोविड के बाद से बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ने पर एक मानसिकता ने जन्म लिया कि आप घर में ही हैं। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको क्या देखने के लिए मिलने लगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? कोविड को आए हुए 5 साल हो चुके हैं, 5 से 6 साल। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये कि लोगों का जो मेंटल पीस है ये धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों में जो एक प्रकार से आप देखोगे जो फैमिलियर प्रॉपर्टी है उनकी, वो कम होने लगी, फैमिली से कनेक्टिविटी कम होने लगी, उनकी जो सोशल लाइफ है ये प्रभावित होने लगी। और इसको मद्देनजर रखते हुए कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि भाई राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कल को कोई व्यक्ति उठे और उन्होंने बता दिया कि भाई राइट टू डिस्कनेक्ट हो। राइट टू डिस्कनेक्ट क्या होता है मैं ये भी बता रहा हूं, है ना। एक्चुअली में यदि आप कई नेशन में जाएंगे, जैसे जर्मनी में यदि आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में यदि आप जाते हैं, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी विकसित देश हैं, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यूएसए, ठीक है, एज वेल एज कनाडा आपको देखने के लिए मिलेगा, कनाडा हो गया, ब्राजील, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट नेशन के बारे में आप पढ़ते हो, फ्रांस हो गया, ठीक है, पोर्चुगल, स्पेन, यूरोपियन यूनियन के तो सभी देश इसमें आ जाते हैं। अब हुआ ये कि जब आप इन देशों में जाएंगे तो मेरे कुछ फ्रेंड, एक दो फ्रेंड जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, कुछ कनाडा में रहते हैं, वो बताते हैं कि यार यदि मान लीजिए 9 to 5 जॉब आप कर रहे हो, 5 बजे आपका ऑफिस बंद हो गया, अब 5 बजे से लेकर जितना आगे तक आप काम करेंगे तो उसका स्पेशल अलाउंस या फिर यूं कहा जाए कि इंसेंटिव के फॉर्म में आपकी सैलरी के साथ इसको जोड़ा जाएगा। हमारे यहां प्राइवेटाइजेशन में, यानी कि प्राइवेट जॉब्स में, ये कहा जाता है कि भाई ये कंपनी आपकी है, आप इसके लिए काम करो, आपको 1 साल बाद प्रमोशन दे दिया जाएगा, 1 साल बाद आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट है ये दे दिया जाएगा। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर बस ये एक प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है कि आपकी आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी समझ के काम करें। आप अपनी कंपनी समझ के काम करते हैं और जब आप काम के नहीं रहते तो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है हमारे यहाँ के जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनका, कि भाई यदि आप काम के नहीं हैं या फिर मान लीजिए आपसे कम कीमत का काम के नहीं है तो रिप्लेस करना बनता भी है। बट यदि मान लीजिए आपसे कम अमाउंट में आप ही के जैसा या फिर सेम जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वही काम यदि कोई कम पैसों में कर रहा है तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। कुछ रिलेशन मायने नहीं रखेंगे, कुछ काम नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ कि जब तक कंपनी को जरूरत थी जब तक उसने आपको अपने पास रखा, और जैसे ही आपसे कम कीमत वाले उनको मिल गए तो आपको वहां पर रिप्लेस कर दिया गया।
ये तमाम प्रकार की बातें आप देखोगे कि आज इंडियन कल्चर में बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज कर दी गई है, बहुत नॉर्मल फैक्ट के तौर पर इनको देखा जाता है। तो ऐसे में अब आप सोचो कि भाई वो जो वर्कर है, वो जो एम्प्लॉय है, उसके मन में क्या बीतती होगी कि भाई पहले तो आप बोल रहे हो कि इस प्राइवेट फर्म को अपने जैसा आप समझ के काम करें, आपने पूरी लगन के साथ काम किया और एंड ऑफ द डे उद्देश्य क्या है कि भाई मुझे एंड ऑफ द डे पैसे कमाना है। आपने इस उद्देश्य से काम किया कि 1 साल बाद जो मेरे से वादा किया गया है कि इंक्रीमेंट दिया जाएगा, वो इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे ही आप इंक्रीमेंट मांगने के लिए गए तो आपने बोला, फिर कंपनी के जो ऑनर्स हैं उन्होंने आपको एक लेटर पकड़ा दिया कि भाई कंपनी की जो हालत है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है, ये अच्छी नहीं है, इसीलिए अब आपको हम टर्मिनेट कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, आपके साथ हम हमेशा के लिए आपके साथ हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं। ये सांत्वना देकर उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया। तो आप सोचें कि उसकी कंडीशन क्या होगी। और उस व्यक्ति ने अब अपनी जो सोशल लाइफ है वो सैक्रिफाइस की, अपने जो टाइम है वो सैक्रिफाइस किया, फैमिली का जो टाइम है वो सैक्रिफाइस किया। ये हमारे यहाँ की कंडीशन है, ये कोविड के बाद हमको देखने के लिए मिली। मेरा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बट हाँ ये है हमारे यहाँ। जब आप इन नेशन में जाते हैं तो इन नेशन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इन नेशन में आप जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, कुल मिलाकर आपकी जो सिक्योरिटी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, और यानी कि तमाम प्रकार की सिक्योरिटीज आपको दी जाएंगी। आते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट पर कि भाई इतना जो मैंने पंचायत की, इसमें ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट है ये कहां पर है। इस काम के दौरान अब आपने पूरी लगनशीलता के साथ कई बार 24/7 तक काम किया, यानी कि भाई 24 घंटे 7 दिन आपने यहां पर काम किया। बट 24/7 काम करने के बावजूद भी, 24/7 काम करने के बावजूद भी यदि आप देखोगे तो आपको उसका वो रिटर्न नहीं मिल पाया जो एक्चुअली में मिलना चाहिए था। बिकॉज ऑफ कि 24/7 काम करने पर जब आप शाम के 6 बजे यदि मान लीजिए घर आए तो कोई कलीग, कोई एम्प्लॉय, कोई आपका बॉस कॉल करके बोलता है कि भाई 5 मिनट में ये काम कर दो, आप उसमें भी लगे हुए हैं। तो जहां पर आपका पर्सनल टाइम होना चाहिए था, जहां पर आपका फैमिली टाइम होना चाहिए था, जहां पर आप इंजॉयमेंट करते, जहां पर आप कुछ और काम करते, कुल मिलाकर भले ही सोते, वो टाइम नहीं रहा, तो आपका जो मेंटल पीस है ये भी गया। तो यहां पर याद रखिएगा कि अभी पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है ये राइट टू डिस्कनेक्ट को लेकर, कि यदि मान लीजिए आपका जो जॉब पीरियड है या फिर जो जॉब की टाइम है ये सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक है, यानी कि 9 to 5 जॉब आपकी है, तो आफ्टर 5 PM या तो आप काम करेंगे तो काम का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, वो इस बिल में नहीं है, बट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात कि यदि 5 बजे के बाद आप जाते हैं घर, 6 बजे के बाद आप घर जाते हैं, तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं अपनी जॉब से कि भाई मैंने ऑफिस में अपना काम कर दिया है, अब कल मैं ऑफिस में आऊंगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इस प्लेटफॉर्म खड़े होकर मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट उनमें से मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन की एक बात बस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मल्टीपल बातें हैं जो अच्छी लगती हैं, जो खराब लगती हैं, बट उनमें से एक बात है जो मुझे अच्छी लगती है कि यदि मान लीजिए आपकी क्लास खत्म हुई तो उसके बाद आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लास खत्म हो गई है, इसके बाद का टाइम आपका है, बहुत रेयर केस है तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया जाएगा। ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी इस ऑर्गेनाइजेशन की बात लगती है। खैर, और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज कि मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा बुराई करती है, ये प्रैक्टिकलिटी है कि यहाँ इस सेक्टर में, ठीक, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये होता है कि भाई यदि आपने अपना काम कर दिया ठीक है, अब बाकी का टाइम आपका है, आपको जो करना है कर लो। बात समझे? तो यहां पर याद रखना कि ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है ये बोलता है कि यदि मान लीजिए आपने अपना वर्किंग आवर कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद आप घर गए हो और इसके बाद आप अपना पर्सनल टाइम बिता रहे हो, तो आप ऑफिस से डिस्कनेक्ट हो सकते हो। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई आपके अगेंस्ट में नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कंपनी आपको निकाल दे, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप गैर जिम्मेदार माने जाएंगे। ये राइट टू डिस्कनेक्ट हमारे पास होना चाहिए बिकॉज ऑफ कि इसके कारण बहुत सारी टॉक्सिसिटी आपको इंडियन वर्किंग कल्चर में देखने के लिए मिलेगी। बात समझ में आई? यहां पर याद रखिएगा कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के कई देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून शामिल कर लिया गया है। फ्रांस में यदि आप देखोगे तो एम्प्लॉय की जो अवेलेबिलिटी है ये अंडर एम्प्लॉयर कंट्रोल को वर्किंग टाइम माना जाता है, कि भाई एक्चुअली में आप जब तक उसके कांटेक्ट में हो ये वर्किंग आवर का टाइम है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं
कि मैं द हिंदू का सेशन ले रहा हूं, द हिंदू का सेशन यदि मैं ले रहा हूं तो मुझे इसके लिए 4 बजे उठना पड़ रहा है। 4 बजे से उठकर मैं 7:30 तक पढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पढ़ाना है ना। अब पढ़ाने के बाद फिर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मेरा जो वर्किंग आवर है ये तो 4-4:30 बजे से स्टार्ट हुआ ना। और यदि मेरा 8 आवर वर्किंग आवर है कि भाई मैं 8 घंटे काम करूंगा, तो मेरा 8 आवर कहां से काउंट किया जाएगा? जब से मैंने संस्था के लिए, जब से मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना स्टार्ट किया। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि अरे आपका तो बस 1 घंटे का सेशन, नहीं, 1 घंटे का सेशन नहीं है, उसके लिए जितने घंटे की मेहनत है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये होता है फ्रांस में, ये है कि भाई जब से आपने कंपनी के लिए काम करना चालू किया, जब से आप अंडर एम्प्लॉय हुए उनकी, वो आपका वर्किंग पॉपुलेशन है, वो आपका वर्किंग टाइम है। इसको वर्किंग टेन्योर में कंप्लीट यानी काउंट किया जाएगा। यदि फिर आपने 8 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं तो 8 घंटे के अलावा अब आप जितना भी करेंगे, या फिर अलग अलग नेशन में जो वर्किंग आवर है ये अलग अलग है, तो आपने यदि वो कंप्लीट कर लिए हैं और एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको दी जाएगी। बात समझे? तो यहां पर याद रखना, यूरोपियन यूनियन के कई नेशन में ये है, फ्रांस में ये जो अवेलेबिलिटी अंडर एम्प्लॉय कंट्रोल है, ये वर्किंग टाइम इसको माना जाता है। जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इसने एम्प्लॉय कंट्रोल को वर्क से जोड़ा है कि यदि आप एम्प्लॉयर को कंट्रोल कर रहे हैं और फोन से कनेक्ट है, दैट मींस कि वर्किंग है वो। भारत में ये जो बिल है ये अभी बिहेवियर नॉर्म जैसा है, यानी कि ना, ये एक प्रकार से क्लियर लेबर स्टैंडर्ड नहीं है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी की बात की गई है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन है इसका, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी इससे अभी नहीं मिली है। अब एक प्रकार का बिल यहां पर लाया गया है और इसको क्या कहा जाता है? बेसिकली प्राइवेट मेंबर बिल इसको कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल? देखिएगा भाई, अब यदि आप बिल को देखोगे, कोई भी बिल है, कोई भी XYZ कोई भी बिल है, तो ये लोकसभा या राज्यसभा में आता है। लाते कौन है? प्रधानमंत्री लाते हैं या फिर कोई मिनिस्टर इसको तैयार करते हैं और वो लाते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब है कि आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यदि मैं मेंबर हूं पार्लियामेंट का, मैं मिनिस्टर नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बस मेंबर हूं, यानी कि या तो मैं MP हूं या फिर मैं MLA हूं। ठीक, MLA तो हो नहीं सकता, MP हूं मैं। और यदि मैं MP हूं तो मैं, और मगर मैं मिनिस्टर नहीं हूं, ठीक है, मैं ऑपोजिशन में खड़ा हुआ हूं, मैं रूलिंग में खड़ा हुआ हूं, मैं कहीं पर भी खड़ा हुआ हूं, बस मैं MP हूं, मुझे, मैं चुनाव जीत कर आया हूं या फिर मैं मनोनीत हुआ हूं, जो भी है, मैं वहां पर पार्लियामेंट में खड़ा हूं और मैं कोई बिल पेश कर देता हूं कि भाई ये है एक बिल और इस पर विचार होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड क्या? इसको नाम दिया जाएगा राइट टू डिसकनेक्ट बिल। क्या नाम दिया जाएगा? राइट टू डिसकनेक्ट बिल। ठीक है, सॉरी, इसको नाम दिया जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल, यानी कि एक प्राइवेट मेंबर ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। बात समझे? और ऐसा ही एक प्राइवेट मेंबर बिल है ये हमारा राइट टू डिसकनेक्ट बिल, यानी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यदि ये मान लीजिए ये पास हो जाता है तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखने के लिए मिलेंगे। बात समझ में आई? बहुत सारे एस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि एक दो, बहुत सारे एस्पेक्ट इसके आपको कई सेक्टर्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें जो हमारा जॉब वाला जो सेक्शन है, यानी कि जो बेसिकली राइट टू लाइफ और जो हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी है, इस पर इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बात समझिए? खैर, आगे आते हैं। अब देखिएगा, एक सेकंड, इसी में पुतिन के विजिट को लेकर यहां पर बातचीत हुई है कि पुतिन विजिट टू इंडिया एंड द आफ्टरमथ। खैर, पुतिन के विजिट के बारे में मैंने इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्चुअली में जब पुतिन सर का हमारे यहाँ विजिट हुआ तो हमने बहुत सारे MOUs पर इस पर बातचीत की थी और मल्टीपल बायलैटरल कहा जाए कि ट्रेड पर हमने यहाँ पर बातचीत की थी। बायलैटरल रिलेशन के बारे में यहाँ पर बातचीत निकल के आई थी और मैंने बताया था कि ये जो पूरा सिनेरियो है ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज, यदि आप देखोगे तो सिक्योरिटी एंड डिफेंस के सिनेरियो में इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि याद रखना कि ये भी जो
आर्टिकल है ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के सिनेरियो में, एज वेल एज यदि आप देखोगे तो गवर्नेंस के सिनेरियो में, एज वेल एज डिफेंस के सिनेरियो में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझे? यहां पर इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, यानी कि इस एडिटोरियल में बेसिकली क्या बताया गया है, तो थोड़ा सा आप सुनना कि इंडिया और रशिया के रिलेशन की मैंने एक पूरी स्टोरी बताई थी, जिसमें 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस और साथ में फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ये हुआ था, जिसने बांग्लादेश जो लाइब्रेशन वॉर थी इसके दौरान इंडिया को निर्णायक समर्थन भी दिया था। कोल्ड वॉर की बात करें, जब भी रशिया का रिलेशन हमारे सामने आता है, सुखोई 30 MKI, T-90 टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसे मल्टीपल डायमेंशंस को लेकर आप देखोगे कि भाई जो इंडिया और साथ में रशिया की बातचीत है ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है। ठीक है, यहां पर याद रखना, अभी मैं इन सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये याद रखो कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं बाय द नेम ऑफ व्लादिमीर पुतिन, इनका इंडिया विजिट हुआ था 4-5 दिसंबर को, और इंडिया और रशिया के बीच में एनुअल समिट में इन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान खींचा था। ये जो यात्रा है ये ऐसे समय पर हुई थी जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वेस्टर्न सैंक्शन लग रहे थे और ग्लोबल फ्लक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से उभर रहा था। इंडिया और रशिया के इस दौरे ने अपने जो स्पेशल और साथ में प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था इसको और अधिक मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, आप चाहे ज्वाइंट स्टेटमेंट की हम बात करें, चाहे डिफेंस कॉपरेशन की हम बात करते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, म्यूचुअल ट्रस्ट और साथ में लॉन्ग टर्म कॉपरेशन, ये दोनों पर याद है, ये इन सभी बिंदुओं पर आधारित थी। इसको याद रखिएगा कि जो वेस्ट पावर्स हैं, मेनली यूएस और साथ में यूरोपियन यूनियन, इस यात्रा को देखने के लिए इसलिए भी उत्सुक थे कि भाई इंडिया अपनी नीति में क्या बदलाव ला सकता है। लेकिन इंडिया ने यहां पर क्लियर किया था कि भाई जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है इसका ये हिस्सा नहीं बनेगा, ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को जारी रखेगा। यानी कि कुल मिलाकर इंडिया के जो रशिया के साथ रिलेशन है ये डेवलप जब हुए तो इसको लेकर जो यूएस और साथ में जो यूरोपियन यूनियन है इसमें चिंता पड़ी। यानी कि एक प्रकार से आप देखोगे कि इसमें यूएस की चिंताएं थोड़ी ज्यादा बढ़ी हैं। क्यों भाई? क्योंकि इससे पहले यदि आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, और जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसमें जो इंडिया है इसने अपना पक्ष बिल्कुल एक प्रकार से डाइल्यूट रखा था कि भाई ये वॉर यदि हो रहा है तो जल्दी जल्दी शांत हो जाए, हम ऐसा नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट में बोलेंगे। मल्टीपल टाइम ये डिस्कशन हुए जिसमें रशिया पर सैंक्शन लगाए गए और रशिया के साथ व्यापार ना करने को लेकर बातचीत कही गई। बट आप देखोगे कि जो इंडिया है ये कंटिन्यूसली अपना जो व्यापार है, अपना जो ट्रेड है, ये रशिया के साथ बढ़ाते रहा। इसको लेकर इंडिया का क्रिटिसिज्म भी किया यूएस ने, बट इसके जवाब में ये कहा कि भाई किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ व्यापार नहीं करना है ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्या है, डिसीजन है। तो यही जो इंडिपेंडेंट डिसीजन है ये इंडिया ने फिर से बताया है कि भाई हम पुतिन के साथ, दैट मींस रशिया के साथ हमने रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। अब जितने भी ये एमओयू साइन हुए हैं, जितने भी प्रकार की ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ये सभी को लेकर यानी कि इन सभी पर जो यूएसए की नजर बनी हुई है, और जो यूएस चाह रहा था कि भाई नहीं, रशिया का जो डोमिनेंस है ये कम हो, वहां पर इंडिया की ये सभी ट्रेड डील्स करना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात या फिर बहुत शॉकिंग बात ये यूएस के लिए हो सकती है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं पीडीएफ में मेंशन करूंगा, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जो कि हमने रशिया से ही ली है, यानी कि रशिया से जो हमने डिफेंस सिस्टम बाय किया है, डिफेंस सिस्टम खरीदा है, ये किस किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ब्रह्मोस मिसाइल ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंडिया रशिया ने ज्वाइंटली डेवलप किया है, और ये जो ज्वाइंट डेवलपिंग है इसको भी पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो इंडिया और रशिया के रिलेशन है ये कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे हैं। अब जरा देखना कि जो इंडिया है ये बहुत अच्छा गेम एक प्रकार से प्ले कर रहा है, बिकॉज ऑफ सामने खड़ा हुआ है कौन, इंडिया, बीच में खड़ा हुआ है इंडिया, एक साइड है यूएसए, एक साइड है रशिया। रशिया यूएसए बिल्कुल भी आपस में फ्रेंड नहीं है, और जो इंडिया है ये दोनों का फ्रेंड है। यानी कि यहां से रिलेशन यदि कमजोर हो रहे हैं तो हमने दूसरे का हाथ यहां से बिल्कुल थाम रखा है।
इसके माध्यम से हम चाइना का जो डोमिनेंस है इसको कम तो नहीं कर सकते, और चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए हमने अदर जो सेक्शंस हैं या फिर अदर जो फैक्टर्स हैं इनको भी हमने सर्च कर रखा है। तो अभी आप देखोगे कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट इसीलिए साइन कर रहा है बिकॉज ऑफ कि कई रूट पर इसको अपना जो बैलेंस है ये बनाकर चलना है। S-400 डिफेंस सिस्टम, इस पे बारे में यदि आप देखोगे तो इसका यूज हमने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से किया, जो एयर डिफेंस सक्सेस एक्सेस से भी जुड़ा हुआ है। और साथ में जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, आर्कटिक सी रूट जैसे नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर यहाँ पर जो चर्चा हुई थी पुतिन के साथ, ये भी बहुत अच्छा सिनेरियो है। डिफेंस को ज्वाइंट स्टेटमेंट में कम जगह देना ये संकेत देता है कि इंडिया अब डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन, जैसे इजराइल और फ्रांस के साथ भी हमने यहाँ पर किया था, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके बावजूद रशिया अब भी जो इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है ये बना हुआ है, और इसको लेकर पूरे वर्ल्ड की जो नजरें हैं ये हम पर टिकी हुई हैं। दैट मींस यदि वन लाइन फैक्ट के कंक्लूजन के तौर पर आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा कि इंडियाज एंगेजमेंट विथ रशिया ड्यूरिंग पुतिन्स विजिट हाईलाइट न्यू दिल्ली कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एन इंक्रीजली पोलराइज्ड ग्लोबल ऑर्डर की यहां पर बात की गई है। 2022 में जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद से भी हमने अपने रिलेशन रशिया के साथ डेवलप किए हैं, जो कि हमारे इंडो रशिया फ्रेंडशिप के बारे में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जाते जाते एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये था आज का हमारा द हिंदू का सेशन। अब जरा देखिएगा कि एक्चुअली जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देखते हैं यह है सिविल विथ आकाश का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यानी कि चाणक्य IAS एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और यदि मान लीजिए आपको यहाँ के किसी भी बैच से ज्वाइन होना है, यदि आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं या आप एक स्टेट PCS एस्पिरेंट हैं, मायने नहीं रखता कि आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम बेसिकली यहाँ पर अलग से डील किया जाता है, इंग्लिश मीडियम अलग से डील किया जाता है। जो मैं डील करता हूँ वो है हिंदी मीडियम। तो यहाँ पर UPSC हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हूँ आप, स्टेट PCS हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हूँ, या UPSC इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हूँ, एज वेल एज यदि आप स्टेट PCS इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हूँ, तो याद रखें कि आप सभी के लिए यहाँ पर बैचेस अवेलेबल हैं। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप 8264199959 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी काउंसलिंग टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप ये बताते हैं कि आप द हिंदू के सेशन से आए हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल कराया जाएगा। और साथ में जो स्पेशल सुविधाएं हैं, जैसे कि सबसे बड़ी जो दुविधा होती है जब हम कहीं बाहर पढ़ने के लिए आते हैं कि सर हम रहेंगे कहाँ, हमारा जो एक्सपेंडिचर है ये कैसे बियर हुआ, तो उन सभी से जुड़ी हुई जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी। बात समझे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना हो, कि आप चंडीगढ़ के आसपास से हो और आप ये सोचते हैं कि मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा या फिर ऑफलाइन में विजिट करना चाहता हूं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा इसका जो एड्रेस है दैट इज प्लॉट नंबर 10 पंजाब केसरी बिल्डिंग, पंजाब केसरी बिल्डिंग, ठीक, सेक्टर 25D ये हमारा एड्रेस है। आप यहां पर भी विजिट कर सकते हैं, सेक्टर 25D चंडीगढ़। बात समझे। तो यदि ये सेशन पसंद आया हो तो इसको एक बार आप शेयर जरूर करें। और अभी क्लास लेट हो रही है बिकॉज ऑफ कि ये जो नेटवर्क इशू है ये थोड़ा सा चल रहा है। जैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा तो वैसे ही जो अब हमारी क्लासेस हैं ये एज वेल एज जैसी पहले के टाइम लगती थी वैसी ही की वैसी लगने लगेंगी। बात समझ में आई। तो मिलते हैं भाई अगले सेशन में। जब तक के लिए अपनी स्टडी को ध्यान से कंप्लीट करिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। साथ में यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो ग्रुप अवेलेबल है, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात समझी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।